हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की लेक्चर में हम जितना कुछ हम अभी तक कर चुके हैं, पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक, हम उस सब को मिलाएंगे और हमारे अपने आवर ओन यूनिवर्स वी विल स्टडी इट। तो हमारे यूनिवर्स को बेंचमार्क मॉडल कहा जाता है। और हमारा यूनिवर्स मैं क्या किस चीज़ को रहा हूँ, हमारा यूनिवर्स मैं एक ऐसे मॉडल को कह रहा हूँ यूनिवर्स के, जो अभी तक का तमाम एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे हम जब आसमान में देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, तो हम सितारे गिन के और गैलेक्सीज गिन के यूनिवर्स के अंदर जो मैटर की डेंसिटी है वो मेजर कर सकते हैं। उसी तरह रोशनी देखकर, CMB की अमाउंट देखकर, उसकी एनर्जी देखकर, सितारों से आने वाली रोशनी देखकर हम रेडिएशन की अमाउंट डिस्कस कर फाइंड कर सकते हैं हमारे एक्चुअल यूनिवर्स में। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो से बताया, हम फिर डार्क एनर्जी भी उनसे फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन एक्चुअली डू सम एक्सपेरिमेंट्स एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ थिंग्स इन आवर यूनिवर्स टुडे। और उसकी बेस पर फिर हम फ्रीडमैन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का जो स्केल फैक्टर है वो किस तरीके से टाइम में इवॉल्व करता है, जो कि मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि वो हम इस इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। इस इंटीग्रल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास स्केल फैक्टर और टाइम के दरमियान रिलेशन आता है। और अगर मैं इस फैक्टर को उस तमाम डेटा को यूज़ करके सॉल्व करूँ जो कि हमारे यूनिवर्स को सेटिस्फाई करता है, हमारे एक्सपेरिमेंटल कॉस्मोलॉजिस्ट फाइंड कर चुके हैं, तो फिर वो हमारे एक्चुअल यूनिवर्स के एवोल्यूशन से कॉरस्पॉन्ड करेगा। यानी कि हम इसको अगर सॉल्व करें उस डेटा से जो हमारे पास है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स किस तरीके से शुरू हुआ था, बीच में उसने किस किस तरीके से इवॉल्व किया है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग एराज आए हैं और किस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ये हम अपने एक्चुअल यूनिवर्स की बात कर रहे होंगे। इनफैक्ट इतना खूबसूरत है ये कि हम अपने यूनिवर्स का टी इक्वल्स इन्फिनिटी तक, यानी आखिरी टाइम तक एवोल्यूशन देख सकते हैं। वी कैन सी द फ्यूचर, द फेट ऑफ आवर यूनिवर्स राइट नाउ। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट लेट्स डू इट अगेन। तो हमें हमें क्या पता है हमारे यूनिवर्स के बारे में? एक तो हमें ये पता है एक्सपेरिमेंट से कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। तो फ्लैटनेस को मैथमेटिकली शो करते हैं कि जो डेंसिटी पैरामीटर है, टोटल डेंसिटी पैरामीटर, वो 1 के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं फ्लैट यूनिवर्स। दूसरी जो चीज़ हमें पता है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है या डेंसिटी पैरामीटर की सबसे बड़ी वैल्यू आज जो है वो डार्क एनर्जी की है और वो 0.7 है। यानी टुडे द यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी डोमिनेटेड। ठीक है, ये डोमिनेटेड है डार्क एनर्जी से। फिर सेकंड नंबर पे किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है आज, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है 0.3, और वो मैटर की है। तो मैटर टेक्स द सेकंड प्लेस। तो मैटर डेंसिटी, वैसे सिर्फ डेंसिटी नहीं है, मैटर की एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, बट एट दिस पॉइंट यू गाइस शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और फिर एट द वेरी लीस्ट हमारे पास जो सबसे कम एनर्जी डेंसिटी है, ऑल द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा है मगर उनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो है इस ऑर्डर की। तो ये हमारे पास आ जाती है रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट द यूनिवर्स। तो देखें, ये वैल्यूज आज हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स टुडे। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में रेडिएशन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी थी, उसके बाद फिर रेडिएशन और मैटर ने फाइट की, फिर मैटर की ज़्यादा हो गई, एंड देन मैटर और डार्क एनर्जी ने फाइट की और फिर डार्क एनर्जी की सबसे ज़्यादा हो गई। तो these have been evolving, but we can find their evolution by using the values that we have found today, like initial conditions. तो हम इन्हीं वैल्यूज से वो सारी एवोल्यूशन और वो सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। बट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये आज के जो टाइम है उसमें इन इन पैरामीटर्स की वैल्यू है। इन पैरामीटर्स की वैल्यू हमेशा सेम नहीं थी। तो हम इनकी जो एवोल्यूशन है वो देख सकते हैं, और इनकी एवोल्यूशन का किस तरीके से एनर्जी डेंसिटीज इवॉल्व करती है मैं पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मूविंग ऑन इवन फर्दर, एक सेकंड के लिए मैं मैटर एनर्जी डेंसिटी की बात करना चाहता हूँ। कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैटर की जो एनर्जी डेंसिटी का जो पैरामीटर है आज उसकी वैल्यू 0.3 है। मगर इधर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग टू नोट है, वो ये बात है कि ये जो हमारे पास पैरामीटर है, इसमें जो इस 0.3 के वैल्यू के अंदर जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है वो डार्क मैटर से आती है। तो मोस्ट ऑफ द मैटर जो हमारे यूनिवर्स में है, मोस्ट ऑफ द मैटर इज डार्क मैटर।
एक्चुअल मैटर उतना नहीं है जितना डार्क मैटर है। तो इनकी मैं अगर वैल्यूज बताऊं तो डार्क मैटर की वजह से जो इसकी वैल्यू, अगेन ये मुझे कैसे पता, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने देखा है कि डार्क मैटर की कितनी अमाउंट है, वो गैलेक्सी रोटेशंस को यूज करके और इस तरह की चीजें देखते हैं। बल्कि हम क्या कहते हैं, इस पर एक पूरा लेक्चर एक रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि डार्क मैटर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, हमें कैसे पता चला कि ये है, और कहाँ से इसकी स्टडी किस तरीके से की जाती है। मगर अभी आप बस मेरी बात मान लेंगे, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने जो डार्क मैटर की जो इसमें वैल्यू है 0.3 के फैक्टर में, तो अगर मैं लिखूंगा डार्क मैटर का जो डेंसिटी पैरामीटर है, यानी कि मैं इन दोनों को अलग कर लूँ, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल मैटर का जो डेंसिटी पैरामीटर है वो है डार्क मैटर का डेंसिटी पैरामीटर प्लस ऑर्डिनरी मैटर का डेंसिटी पैरामीटर। तो मैं ऑड मैटर लिख देता हूँ, जो ऑर्डिनरी मैटर की वैल्यू। अब हमें पता ये चला है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.26 है और इसकी वैल्यू जो है वो 0.04 है। देखिए कितना कम है, ये सिर्फ और सिर्फ 0.04 है और ये 0.26 है, यानी कि बहुत 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 थोड़ा है ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर वो मैटर जो हमें नजर आता है, सितारे वगैरह, और डार्क मैटर वो मैटर जो हमें नजर नहीं आता, बस हमें लगता है कि है एक खास तरीके का मैटर हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो देखिए डार्क मैटर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैटर। तो ये एक फैक्ट था जो आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। जब मैं मैटर एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ तो मैं एक्चुअली, आपने ये इमेजिन करना है कि उसमें ना सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी सितारे वगैरह हैं, बल्कि डार्क मैटर भी उसके अंदर है, और ऑर्डिनरी सितारों वगैरह से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू वो ऐड कर रहा है। तो कितनी अजीब बात है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो ज़्यादातर मैटर है वो हमें पता ही नहीं है कि आ कहाँ से रहा है, हम उसे देख ही नहीं सकते है किस चीज़ का, मगर फिर भी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट साइंस के ऑल्दो वी डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम and we cannot even see it, and yet our measurements can probe even what we cannot see in our universe। इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमें ये 0.26 की वैल्यू मिलती है एक और लेक्चर में। तो कंटिन्यूइंग ऑन, अगर मैं ये तमाम वैल्यूज जो हैं, ओमेगा नॉट इक्वल्स 1, ओमेगा लैम्डा 0 इक्वल 0.7, ओमेगा एम 0 इक्वल 0.3 एंड ओमेगा आर 0, ये सारे मैं डेंसिटी पैरामीटर्स की वैल्यू अंदर पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है। देखिए ओमेगा आर 0 मेरा बन जाएगा फिर 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ओमेगा एम 0 की जगह मैं पुट कर दूंगा, अब ये मैं एक्चुअल यूनिवर्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 0.3। ओमेगा लैम्डा 0 की जगह मैं पुट कर दूंगा 0.7, एंड देन ओमेगा नॉट 0 की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर मेरे पास एक्चुअली 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 - 1 इज 0। एंड देन आई विल सॉल्व दिस इंटेग्रल। अब मैं क्या करूंगा, वी विल सॉल्व दिस यूजिंग अ कंप्यूटर। देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटेग्रल है और ये हाथ से सॉल्व करना इंतहाई टफ है, तो हम इसे कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। और कंप्यूटर जो मुझे स्केल फैक्टर और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप देगा वो मैं प्लॉट करके स्टडी करूंगा कि किस तरीके से यूनिवर्स का साइज है जो कि स्केल फैक्टर बताता है टाइम के साथ इवॉल्व करेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे यूनिवर्स का फेट क्या है। तो चलिए अब मैं ग्राफ लेकर आता हूँ एंड देन हम उसकी स्टडी करते हैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल। तो ये मुझे कंप्यूटर ने जनरेट करके दिया है स्केल फैक्टर और टाइम के दरमियान रिलेशन। अब ये मैंने इसको log a और log h नॉट ऑफ t के दरमियान बनाया है। ये बस इसलिए बनाया है कि मैं अपने यूनिट्स थोड़े बेहतर रखना चाहता था, मगर आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप बस ये समझे कि यहाँ ये t इक्वल 0 से शुरू हो रहा है, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स एंड द नंबर हियर आर डिफरेंट, बट उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बस ये समझे कि ऑल्दो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर ये हमारे पास एवोल्यूशन दिखा रहा है यूनिवर्स की, इसके यूनिट्स में, और इन -2 0 नंबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये मैंने स्केल ज़रा डिफरेंट रखे हैं ताकि पूरा ग्राफ जो है इसके अंदर आ सके। बट आप एवोल्यूशन देखें, आप यूँ समझे कि यहाँ पर t इक्वल 0 है और ये आगे हमारा यूनिवर्स इवॉल्व कर रहा है। तो देखिए हमें, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत अर्ली अगर हम अपने यूनिवर्स को देखें तो हमारा यूनिवर्स बिल्कुल ऑलमोस्ट इस तरीके से वेरी कर रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। बट हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो कंप्यूटर ने दिया है कि यहाँ पर इस एरिया में वेरी अर्ली यूनिवर्स के अंदर हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं स्केल फैक्टर को एस t टू दी 1/2।
जो कि बिल्कुल ठीक कंप्यूटर कह रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम रेडिएशन के लिए, सिर्फ रेडिएशन के लिए जब हम अपने यूनिवर्स का स्केल फैक्टर सॉल्व करते हैं, जो कि हमने किया हुआ है, तो हमारा जो स्केल फैक्टर आता है वो T⁻1/2 आता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्ली यूनिवर्स में, जब यूनिवर्स में बहुत हम पीछे चले जाएं टाइम में, तो हमारे पास जो यूनिवर्स है वो रेडिएशन डोमिनेटेड है। तो अगर रेडिएशन डोमिनेटेड है तो इट मेक सेंस कि हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कैसे, स्केल फैक्टर से, जो सिर्फ रेडिएशन के लिए हमने रिलीज किया था। अब देखिए, अगर हम आगे चलते जाएं तो ये ग्राफ यहाँ पर इतना टिल्ट नजर तो नहीं आ रहा, मगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और फिर वो हमें कंप्यूटर बता रहा है कि इस इलाके में हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इस ग्राफ को, एस T⁻2/3। और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है TRM। ये वो टाइम है जब रेडिएशन और मैटर की इक्वालिटी आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि शुरू में रेडिएशन हावी होगी, ये हमने देखा था पहले, मैथमेटिकली स्टडी किया था कि ऐसा क्यों है, इक्वेशंस को जरिए उनकी एनर्जी डेंसिटीज को देखकर। तो शुरू में रेडिएशन हावी होगी, फिर देखें यहाँ पर हमें टाइम बता रहा है कि TRM, जब रेडिएशन मैटर इक्वालिटी का टाइम आया, उसके बाद मैटर हैवी हो गया। तो जब मैटर हावी हुआ, मैटर डोमिनेटेड हो गया हमारा यूनिवर्स, तब क्या हुआ, तब देखिए हम अपने स्केल फैक्टर को अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं T/2 से, जो कि हमने देखा था कि मैटर के लिए जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, तब हमारे पास T⁻2/3 का एवोल्यूशन आता था। तो इट मेक सेंस कि रेडिएशन मैटर इक्वालिटी जब आ जाएगी, उसके बाद मैटर डोमिनेटेड हो जाएगा, तो यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो T⁻1/2 से नहीं, बल्कि मैटर वाले स्केल फैक्टर से, T⁻2/3 से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन की जा सकेगी। उसके बाद देखें, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टाइम आता है Tm लैम्डा। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब मैटर और जो हमारे डार्क एनर्जी हैं वो आपस में बराबर हो गए थे। और इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे पास टाइम आता है T0। T0 क्या है? T0 इज द टाइम टुडे। और इस स्केल पे ये 0 है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोग बस को T0 देखें। ये 13.5 बिलियन को मैंने इधर 0 से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है T0, ये हमारे इसका टाइम आता है। देखिए बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैटर डार्क एनर्जी इक्वालिटी जब आई और डार्क एनर्जी जब हावी हो गई, और आज का जो टाइम है, इनमें देखें बहुत थोड़ा सा फर्क है। द गैप इज टू लिटल, यानी अभी कुछ ही अरसा पहले मैटर और लैम्डा की इक्वालिटी आई है। और उसके बाद देखें आगे फ्यूचर में भी ये ग्राफ ड्रॉ होता है, क्योंकि आंसर तो हमें T=∞ तक मिला है ना। जब फ्यूचर में देखें तो हम अपने, ये हमें कंप्यूटर बता रहा है कि फ्यूचर में जब हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा हमारे यूनिवर्स को, तो हम इसको Ae⁻kT से करेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल इस ग्राफ की अब एक्सपेंशन होने लगी है। क्यों इसकी एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल होने लगी है? क्योंकि लैम्डा डोमिनेट कर रहा है बाकी तमाम कंपोनेंट्स पे। और जब हमने लैम्डा के लिए सॉल्व की थी तो हमने देखा था कि अगर यूनिवर्स में सिर्फ लैम्डा हो, या यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लैम्डा हो, तो फिर हमारा यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करता है, और फ्यूचर में हमारा यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करेगा। और यानी कि हमारे यूनिवर्स का जो फेट है वो बिग क्रंच नहीं है, बल्कि बिग चिल है। ये वर्ड्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में यूज़ किए थे, तो जिनको भूल गए हैं वो पिछला लेक्चर देखकर अपनी चीज़ें थोड़ी रिवाइज कर लें। तो दिस इज़ द फेट ऑफ द यूनिवर्स। रेडिएशन एक डोमिनेशन से शुरू होता है, मैटर रेडिएशन इक्वालिटी आती है, उसके बाद मैटर हावी हो जाता है, फिर मैटर डार्क एनर्जी इक्वालिटी आती है, उसके बाद डार्क एनर्जी हावी हो जाती है, और फ्यूचर में हमारा यूनिवर्स एंड तक हमेशा एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा, और उसको अप्रोक्सीमेट भी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन से किया जाएगा। तो एक्चुअली अब हम ये टाइम निकाल सकते हैं, स्केल फैक्टर को हम ये टाइम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ से हम स्केल फैक्टर की वैल्यू देखें और नीचे जाकर, और स्केल फैक्टर की वैल्यूज हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, कि स्केल फैक्टर क्या होता है जब मैटर और रेडिएशन बराबर हो जाए। और उसको अगर हम इस लाइन को नीचे देखें तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास टाइम और स्केल फैक्टर के दरमियान रिलेशन आ चुका है। तो लास्ट टाइम जो हमने स्केल फैक्टर की वैल्यू निकाली थी फॉर रेडिएशन मैटर इक्वालिटी, तो रेडिएशन मैटर इक्वालिटी, उसके लिए हमने बेंचमार्क मॉडल के लिए ही इसकी वैल्यू निकाली थी कि स्केल फैक्टर क्या आनी चाहिए एनर्जी डेंसिटीज को बराबर रख के। तो वो जो हमारे पास ARM वैल्यू आती थी, वो आई थी हमारे पास 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम इसी को देख सकते हैं कि जो 2.8 इंटू 10⁻⁴ है, ये नीचे टाइम में कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। और अगर मैं इसे SI यूनिट्स में देखूँ, ये जो गंदे वाले -6 -4 वाले यूनिट्स मैंने इधर प्लॉट किए हैं ग्राफ दिखाने के लिए, उनमें ना देखूँ,
और आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊं कन्वर्जन करके, तो हमारे पास ये 47,000 ईयर्स आता है। यानी कि यूनिवर्स जब 47,000 ईयर्स का था तब रेडिएशन और मैटर इक्वालिटी आई थी, और मैटर रेडिएशन से हमेशा के लिए आगे निकल गया था। तो इट वाज नॉट एक्चुअली 3,80,000 ईयर्स, बट इट इज एक्चुअली इट हैपेंड वेरी वेरी अर्ली इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स 13.5 बिलियन ईयर्स का है, and the radiation matter equality happened just when the universe was very early in the development stages. It was just 47,000 years old. So it was a baby universe जब रेडिएशन मैटर इक्वालिटी आ चुकी थी। इसके बाद जरा देखें कि डार्क एनर्जी और मैटर इक्वालिटी कब आती है। मैटर, अब मैटर हावी हो चुका है, अब हम इधर आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो टी एम लैम्डा है ये कहाँ पर आया था, ठीक है। तो अब हम इसको मिलाना चाह रहे हैं। तो मैटर, डार्क एनर्जी, इक्वालिटी, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कब आई थी। तो इसके लिए जो स्केल फैक्टर की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी उसको हमने ए लैम्डा एम कहा था, और वो हमारे पास आई थी 0.75। यानी हमने इसका जिक्र भी किया था कि जब यूनिवर्स 75 टाइम्स था एज कम्पेयर टू इट्स साइज टुडे। अब हम इसका वाकई टाइम निकाल सकते हैं। उसका जो टाइम आता है टी लैम्डा एम से हम उसको डिनोट करेंगे, वो तकरीबन 9.8 बिलियन ईयर्स आता है। जब यूनिवर्स 9.8 बिलियन ईयर्स का था तब जाकर ये रेडिएशन, तब जाकर डार्क एनर्जी और मैटर की इक्वालिटी आई थी। तो ये अभी कुछ ही अर्सा पहले हुआ है। देखिए आज यूनिवर्स 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो अगर हम फर्क देखें 13.5 माइनस 9.8, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स। यानी यूनिवर्स ये अभी कुछ 4 बिलियन साल पहले ही हुआ है। और अगर आपको ये ज्यादा लग रहे हैं, आप कहेंगे 4 बिलियन साल तो बहुत ज्यादा है, तो इस बात पर गौर करें कि जो अर्थ की एज है, अर्थ इज 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अर्थ बनने के भी बाद रेडिएशन मैटर इक्वालिटी आई थी। इतना ये खास बात है इधर, अगर आप इसको इस तरीके से सोचें तो ये है कि अर्थ पर 4 बिलियन साल पहले अर्थ पर जिंदगी बनने की तैयारी हो रही थी। शायद जिंदगी हो भी सही कुछ, मगर अर्थ पर जिंदगी बनने की तैयारी हो रही थी। और दूसरी तरफ रेडिएशन और मैटर एक दूसरे से लड़ रहे थे यूनिवर्स में डोमिनेंस के लिए, और डार्क एनर्जी फिर यूनिवर्स में इससे आगे, मैटर से आगे निकल गई। तो यूनिवर्स में एक तरफ लाइफ की तैयारियां हो रही हैं, एक तरफ मैटर और एनर्जी डेंसिटी आपस में लड़ रहे हैं, एक सर्कस चल रहा है साइंस की इंपॉर्टेंट चीज़ों के दरमियान। एंड येट देयर वाज नो इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर टू सी इट। उस वक्त कोई नहीं था इसको देखने के लिए, मगर अब हम 13.5 बिलियन साल बाद इंसान इस काबिल हो चुके हैं कि ये सब कुछ एक साथ बता पाएँ। अर्थ की एज, मैटर रेडिएशन, मैटर डार्क एनर्जी की इक्वालिटी। तो दिस इज रियली अमेजिंग इफ यू थिंक अबाउट इट, कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड वी कैन टेल कि कब हो रही थी ये चीज़ें, कैसे हो रही थी, और इनको एक साथ देखने में भी मज़ा आता है कि एक तरफ अर्थ पर लाइफ की तैयारी हो रही थी, और एक तरफ रेडिएशन और डार्क एनर्जी और मैटर जो है ये आपस में डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे। इसी एनालिसिस से हम होराइजन डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। होराइजन डिस्टेंस अगर किसी को नहीं पता कि क्या है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस टू द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड इट, क्योंकि उनकी लाइट अभी तक हम तक पहुंची नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर हैं, तो अगर मैं इस एनालिसिस से, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इससे मैं कंप्यूट करूँ कि होराइजन डिस्टेंस क्या आता है, ये बताए बगैर कि ये कंप्यूट कैसे किया, क्योंकि कंप्यूटर से ये सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो वो आता है 3.12 CT0 के बराबर आता है। और अगर इसमें आज का मैं टाइम पुट कर दूं तो ये 14,000 मेगा पारसेक आता है। और अगर ये हम हैं तो ये हमें बता रहा है कि जो विजिबल यूनिवर्स का साइज है, तो जितनी दूर, जो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं, वो तकरीबन हमसे 14,000 मेगा पारसेक्स की दूरी पर है। तो होराइजन डिस्टेंस के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में लास्ट टाइम जिक्र किया था। तो किसी को नहीं याद कि होराइजन डिस्टेंस क्या है तो वो जाकर देख सकते हैं। बट इट इज़ एसेंशियली द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी इन द यूनिवर्स, और ये डिसाइड करता है कि विजिबल यूनिवर्स का साइज क्या है, कि कितनी दूर हम यूनिवर्स में देख सकते हैं।
ये एनालिसिस हमारे यूनिवर्स का ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, जो कि लुक बैक टाइम का कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉस्मोलॉजिस्ट अच्छा खासा यूज़ करते होते हैं। तो अब सपोज करें कि एट द टाइम ऑफ एमिशन एक गैलेक्सी ने लाइट बीम एमिट की, और वो टाइम है जी TE, ठीक है। और हम उस टाइम यहाँ खड़े थे, लेट सपोज हमारी जगह ये थी यूनिवर्स के अंदर। तो इस टाइम इस गैलेक्सी ने लाइट एमिट की, और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको प्रॉपर डिस्टेंस कहते हैं एट द टाइम ऑफ एमिशन। उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड किया, और ये जो गैलेक्सी थी ये हमसे दूर चली गई, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था। और लेट सपोज के एट द टाइम T0 हमने इस लाइट बीम को ऑब्जर्व किया। तो ये जो गैलेक्सी है, अब ये कहाँ है, जब ये गैलेक्सी की लाइट जो उसने TE पर जो लाइट इसने एमिट की थी, T0 पर वो लाइट ऑब्जर्व हुई है। ऑब्जर्वेशन के टाइम पर जो इस गैलेक्सी का हमसे डिस्टेंस है वो है जी DPT0। इसको प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जिक्र कर चुके हैं। तो कितनी देर लाइट ने ट्रेवल किया है, मेरा ये सवाल है कि हाउ लॉन्ग हैज द लाइट बीम ट्रेवल्ड। ये जो लाइट बीम है इसने इस गैलेक्सी से निकलने के बाद कितना अरसा ट्रेवल किया। तो वो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस लाइट बीम ने डेल्टा T इक्वल्स T0 माइनस TE ट्रेवल किया होगा, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर एक लाइट अगर 12 बजे एमिट हुई थी और 1 बजे हमें मिल रही है, तो एमिशन से ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो टाइम होगा वो 1 - 12 होगा, और वो कितना होगा, 1 आवर्स होगा, ठीक है। तो इसी तरीके की ये बात है कि अगर आज हम किसी लाइट बीम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो TE पर निकली थी, तो T0 माइनस TE जो होगा वो टाइम होगा जितनी देर उस लाइट ने ट्रेवल किया है। इस चीज को फिर हम लुक बैक टाइम कहते हैं। ये जो डेल्टा T है, दिस इज कॉल्ड द लुक बैक टाइम। अब ये लुक बैक टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम गैलेक्सी की कितने अरसे पहले वाली हालत देख रहे हैं। क्योंकि अगर लाइट बीम हमें लुक बैक टाइम हमारे पास लेट सपोज 6 बिलियन ईयर्स आता है, लेट सपोज किसी लाइट बीम का हमारे पास टाइम आता है लुक बैक टाइम। अब मैं TE या डेल्टा T0 की बात नहीं कर रहा, मैं डेल्टा T की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज के 6 बिलियन ईयर आता है हमारे पास किसी गैलेक्सी से एमिट की हुई लाइट का लुक बैक टाइम। तो वो जो लुक बैक टाइम है वो हमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हम इस गैलेक्सी की जो हालत देख रहे हैं वो 6 बिलियन ईयर साल पहले वाली हालत देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट है उसको 6 बिलियन ईयर्स लगे हैं हम तक ट्रेवल करने में। तो वो वाली लाइट हमें मिल रही है, वो उस गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन ला रही है जो उस गैलेक्सी की हालत थी 6 बिलियन साल पहले। हमारे पास अब वाली लाइट तो नहीं आ रही ना जो गैलेक्सी ने अभी अभी एमिट किया, क्योंकि लाइट को टाइम लगता है। तो लुक बैक टाइम हमें ये बता रहा होता है कि हम कितने पहले वाली हालत देख रहे हैं किसी गैलेक्सी की, क्योंकि इस गैलेक्सी की लाइट को ट्रेवल करने में 6 बिलियन ईयर लगे हैं। वो लाइट हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन उस गैलेक्सी की कौन सी हालत की ला रही होगी, 6 बिलियन साल पहले वाली हालत की ला रही होगी। तो इसलिए ये जो टाइम होता है, ये जो लुक बैक टाइम है, ये कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फिर बता सकते हैं कि हमारे पास जो लुक बैक टाइम है, कि हम जो किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं वो कितनी पुरानी है, हम उसकी कितनी पुरानी वाली हालत देख रहे हैं। और एक्चुअली हम लुक बैक टाइम और इसी इन्फॉर्म स्केल फैक्टर की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लुक बैक टाइम और स्केल फैक्टर के दरमियान जो है बड़ा एक रिलेशन बना सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास स्केल फैक्टर और टाइम का जब रिलेशन आ जाए, यानी A(t) आ जाए, तो हम यूनिवर्स के बारे में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज हर बाकी चीज जो है वो इसी A(t) का डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव से मेरा मुराद ये नहीं है कि इसका dy/dx ले लेते हैं, डेरिवेटिव से मेरा मुराद है कि इसी से निकाली जा सकती है। कोई ना कोई डेरिवेशन स्केल फैक्टर से ही की जा सकती है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। DPTE भी इसी से आता है, DPT0 भी इसी से आता है। तो हम एक्चुअली इससे सारी चीजें तकरीबन निकाल सकते हैं। तो लुक बैक टाइम और किसी गैलेक्सी से जो हम चीज मेजर करते हैं वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है रेड शिफ्ट। तो लुक बैक टाइम और रेड शिफ्ट के दरमियान हम अब अपने कंप्यूटर्स को यूज करके रिलेशन निकाल सकते हैं। एंड लेट मी शो यू दैट रिलेशन। So this is the relationship between the look back time delta t and the red shift। और ये मैंने red shift और look back time के दरमियान ये इसलिए बनाया है
ताकि क्योंकि हम जो रेड शिफ्ट है वो डायरेक्टली मेजर करते हैं, ना कि कुछ और हम इतना आसानी से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं जितना कि रेड शिफ्ट है। तो इधर मैंने कंपैरिजन के लिए लैम्डा ओनली यूनिवर्स और मैटर ओनली यूनिवर्स का भी लुक बैक टाइम बनाया है, बट हमारा फोकस जो होगा वो हमारे बेंचमार्क मॉडल पे होगा, जो कि ये डार्क ब्लैक लाइन हमें बता रही है। एक्चुअली अगर आप इससे देखें तो जो गैलेक्सी हम, लेट्स सपोज ये 6 वाला जो मार्क है, जिस गैलेक्सी की जो रेड शिफ्ट होती है वो 6 हम मेजर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अगर मैं फिर इस ग्राफ को पीछे ले जाऊं तो देखें ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। ये तकरीबन 12.5 बिलियन ईयर्स पर ये कोइंसाइड कर रहा है। ये मैंने बिलियन ईयर्स में ग्राफ बनाया और नीचे रेड शिफ्ट के तो कोई यूनिट्स नहीं होते। तो जिस गैलेक्सी की रेड शिफ्ट हम देखते हैं कि वो Z = 6 है, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसकी जो लाइट है उसने तकरीबन 12.5 बिलियन ईयर्स ट्रेवल किया है। ये हम इसी ग्राफ की कोइंसिडेंसेस देखकर बता सकते हैं। तो जब हम किसी ऐसी गैलेक्सी को देख रहे होते हैं ना जिसकी रेड शिफ्ट 6 होती है, तो एक्चुअली वी आर लुकिंग बैक एट द वेरी वेरी अर्ली यूनिवर्स। हम उस गैलेक्सी की वो हालत देख रहे होते हैं, यानी कि हम यूनिवर्स की वो हालत देख रहे होते हैं जो कि उसकी हालत थी 12.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो बाय लुकिंग एट अ गैलेक्सी ऑफ अ लार्जर रेड शिफ्ट, वी आर लुकिंग एट द वेरी वेरी अर्ली बेबी यूनिवर्स। तो इस वजह से कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लाइट है दूर की गैलेक्सीज से आने वाली, इट इज एक्चुअली अ टेलीस्कोप इनटू द पास्ट, एंड दैट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। Okay guys, so this concludes the first half of our series. हम क्लासिकल कॉस्मोलॉजी करते हुए अपने यूनिवर्स तक आ गए और हमने ये भी देख लिया कि हम अपने यूनिवर्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं और उसका फेट शुरू से लेकर एंड तक क्या होगा और क्या था। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि डार्क मैटर किधर से आया। हमारे पास शुरू में जो एटॉमिक न्यूक्लियाई थे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस में, वो किस तरीके से बने। बिल्कुल शुरू में जो क्वेश्चंस हैं, किसी को नहीं पता कि सिंगुलैरिटी आई कैसे, और सिंगुलैरिटी के फौरन बाद एक बड़ी रैपिड एक्सपेंशन हुई थी इन्फ्लेशन के नाम से, वो ही। और बिग बैंग के मॉडल के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि बड़ा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है, बट हम आगे जाकर देखेंगे कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत अर्ली जब हम यूनिवर्स को स्टडी करें, जहाँ ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में आकर मर्ज करना पड़ता है, उधर क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि डार्क मैटर क्यों है और कहाँ से आया। तो अब हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन की जो स्टडी थी कि फ्यूचर में क्या होगा, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर अ बिग बैंग जिस तरीके से यूनिवर्स इवॉल्व करता है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम पीछे जाएंगे, अर्ली यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, और हम ये देखना पसंद करेंगे कि अर्ली यूनिवर्स में इंटरेस्टिंग इवेंट्स क्या हुए, जैसे इन्फ्लेशन, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, सीएमबी की फॉर्मेशन मैथमेटिकली कैसे हुई। पिछले लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली तो बताया था कि कैसे डीकपलिंग हुई और रिकॉम्बिनेशन हुआ, एटम्स बनने लगे, और फिर रेडिएशन की एनर्जी कम हुई तो वो एटम्स से अलग हो गई और एटम्स की फॉर्मेशन हो पाई। बट इन सारी चीज़ों को हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो अब एक्चुअली हम अर्ली यूनिवर्स की तरफ जाएंगे जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर सीरीज, जहाँ हमने जनरल रिलेटिविटी को यूज़ करके और उससे निकली हुई फ्रीडमैन इक्वेशंस को यूज़ करके यूनिवर्स का एवोल्यूशन देखा ऑन अ क्लासिकल स्केल, जिधर क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। So I hope you have enjoyed the journey so far, and the next half of our lecture series will be even more fun. So thank you for sticking around. I'll see you in the next lecture.